नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा, मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कविशा की पूजा के स्वर पर आंखें खुली थी अमाल की। अमाल पहुंची थी पूजा रूम में, लेकिन जब तक पूजा समापन पर पहुंच गई थी, रसोई का कार्यक्रम जरा संभाला था कविशा ने और बनाई थी खीर। खीर सबको खिलाई थी और सभी से उसने शगुन भी पाया था। तो पहली रसोई इस तरह उसने शुरू की थी। शगुन पा लिया था उसने सबसे, रह गया था तो अमाल के साथ। और अमाल वाला शगुन कुछ ज़्यादा ही मीठा था। कितना मीठा था ये आप लोग जान चुके हैं। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। मॉम, अमाल की पुकार पर ज़रा मॉम ने अपना रुख पीछे मोड़ा था। हाँ, क्या हुआ? वो आपसे एक बात करनी थी मॉम। हाँ बोल। मॉम अपने रूम में थी। अब अमाल भी जाकर मॉम के सामने वाले टेबल पर बैठ गई थी। वो बाबा की चीज़ें आधी तो ऑफिस में थी और आधी कहाँ है? वो मेरे पास है। क्यों, क्या हुआ? उनमें से मुझे एक चीज़ चाहिए थी अभी। नहीं मॉम, वो बस देखना है मुझे। अच्छा ठीक है, देख लियो। जी। अब परेशान लग रही है मॉम। हाँ, तुझे मैं बताना भूल गई। तो मॉम यहाँ अब अमाल को एक चीज़ बताने लगी थी, वही जो दो फरियादी मॉम के पास आए थे। ठीक है मॉम, मैं जाते वक्त देख लेती हूँ। जल्दी से देख लेना, बहुत परेशान है वो दोनों। जी मॉम, बिल्कुल। और मैं जाऊँ? हाँ हाँ जा। अच्छा सुन, टेबल पर कुछ पड़ा है, वो देख। मॉम ने इशारा किया था टेबल की तरफ। टेबल पर एक लिफाफा था। अमाल ने वो लिफाफा उठा लिया था, ओपन किया था और ओपन करते ही उसके चेहरे की स्माइल न जाने कितनी बड़ी हो गई थी। मॉम जाकर अमाल मॉम के गले लग गई थी। बस इसी बात पे मॉम से प्यार आता है। नहीं मॉम, वो बस जा ज़रा उनकी मदद करा, ठीक है? हाँ, मैं जाती हूँ। और हाँ, ये जो खीर तूने बनवाई है, पैक कराई है वो, हाँ वो मुझे बेकरी पर लेकर जानी है मॉम। और अमाल ने ये कहा था और वो जो खीर उसने पैक कराई थी वो बाहर लेकर गई थी। दो सर्वेंट को कुछ ऑर्डर दिए थे, ये बेकरी में दे आओ। छोटी मालकिन की बेकरी में। जी बॉस। ये कहकर वो दोनों सर्वेंट मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए थे और मॉम ने भी एक दासी को आवाज़ लगाई थी और हवेली में सबको आज खीर चखाने का ऑर्डर दे दिया था। अमाल अब ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर में ही वो ऑफिस पहुंच गई थी। उसने अपने कैबिन का दरवाज़ा खोला था। अरे तुम यही हो? अमाल ने उस आदमी को देखकर कहा। ये वही आदमी था जिसने फ़ोन किया था अमाल को। जी बॉस, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। ये फाइल्स हैं, इस पे आपके साइन चाहिए थे और क्या, और ये चीज़ें मिली हैं मुझे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जब अमाल ने ये कहा तो उस आदमी ने अपने कदमों को ज़रा बाहर कर दिया और अमाल वो फाइल्स, वो पेपर्स पढ़ पढ़ कर साइन करने लगी थी। तभी उसका फ़ोन बज गया था। उसने फ़ाइल में नज़र टिकाए ही फ़ोन अपने कान पर लगाया था। हेलो। अमाल, अरे रवि साहब, आप इतने दिनों बाद ये मुझे याद किया? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कहाँ से खैरियत होगी? वो ज़मीन, उस ज़मीन पर दीमक हट ही नहीं रहे हैं। क्या बात करें रवि साहब, मैंने सब क्लियर कर दिया था, अमाल ने कहा। हाँ, अवैध कब्जा किए बैठे हैं, अब न जाने ये कौन से दीमक आ गए हैं, रवि साहब ने कहा। अरे रवि साहब, मेरे रहते हुए आप चिंता क्यों करते हैं? फ़ोन रखिए, बस वेट करिए। ये कहकर अमाल ने फ़ोन कट कर दिया था और जो ज़रूरी कागजात थे उस पर उसने साइन कर दिए थे। और जो चीज़ें मिली थी वो अमाल देखना भूल गई थी। उसने अपने फ़ोन को अपनी जेब में रखा और अपनी स्कॉर्पियो को ज़रा तेज़ी में आगे कर दिया और थोड़ी ही देर में अमाल ड्राइव करके पहुंच गई थी उस जगह पर, उस ज़मीन पर जहां दो तीन कुछ टुच्चे मुच्चे गुंडे बैठे हुए थे। अमाल अपने ही भाव में वहाँ पहुँची थी। गर्दन ऊंची किए, अपने कदमों को मजबूत किए। क्यों? तुम लोगों को मैंने पछाड़ा था तो तुम लोगों को वो हजम नहीं हुआ? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अमाल ने पूछा था अपनी तिरछी निगाहों से। इन तीनों में से एक उठा था। हाँ, तुझे किसने भेजा है यहाँ?
तू हमसे लड़ने आई है? मैं नहीं, मैं लड़ने नहीं आई हूँ तुम लोगों को, बस तुम लोगों को समझाने आई हूँ, क्योंकि लड़ाई का लेवल ही नहीं है तुम्हारे पास मुझसे लड़ने का। बहुत घमंड है तुझे अपने नाम पर। मुझे अपने नाम पर घमंड नहीं, मुझे अपने नाम पर फ़क्र है, क्योंकि ये नाम मैंने खुद कमाया है, तुम्हारी तरह नहीं। तो चुपचाप अपने कदम इस ज़मीन से पीछे खींच ले जाओ और जिसने भी तुम्हें भेजा है उसके पास चले जाओ। और हाँ, अगर कुछ चाहिए तो मुझसे कहो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देती हूँ, अमान ने कहा था। तू क्या हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएगी? हाँ, तुझे तो हम बताते हैं, ये इनमें से एक ने कहा था और कहते कहते जाकर अमाल के सीधा सामने खड़ा हो गया था और ज़रा हाथ अपना उसने उठा सा दिया था अमाल पर। अमाल ने अपनी गर्दन को तिरछा किया और अपनी कोहनी से उसकी जॉलाइन पर दे मारा, जिससे वो थोड़ा सा दूर हटा। इतने में किसी ने, इन तीनों में से तीसरे या दूसरे ने आकर अमाल के सर पर ज़रा वार किया। अमाल को चोट लगी। उसने फिर से अपने आप को पीछे मोड़ा और अपने किक से उसके मेन पॉइंट पर वार कर दिया था, जिसे वो पकड़कर वहीं लेट गया था। अब तीसरा आया था, तीसरे की जो लाइन पर अपना पंच मारा था यहाँ अमाल ने और अपनी गन को फटाफट निकाल कर उस पर तान दिया था। और जब अमाल अपनी गन निकाल ले तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ से अपनी कदम पीछे ले जाओ, वरना तुम तीनों को मैं इसी ज़मीन में गाड़ दूँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम मुझे क्या गाड़ोगी, ये कहकर उस पहले वाले ने ज़रा अमाल की गर्दन पर वार कर दिया था, जिससे उसकी गर्दन छिल आई थी, वहाँ से ब्लीडिंग हुई थी। जैसे ही उस आदमी ने अमाल की गर्दन पर वार किया, उसने घूम कर अपनी गन के बैक साइड से उसके माथे पर मारा, जिससे वो वहीं गिर गया। मैंने कहा ना, मुझे मजबूर मत करो कि मैं यहाँ तुम तीनों की समाधि बना दूँ। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना हम यहाँ ज़मीन के लिए नहीं आए थे, हम तुझे मारने आए थे। ये कहकर उनमें से एक उठ जाता है। अब जिसके मेन पॉइंट पे लगा था वो तो लेटा का लेटा ही रहा, शायद समझदार था कि दोबारा ना उठे, वरना तो बस। इनमें से किसी एक ने कहा, मुझे मारने आए थे? हाँ, भूल गए कि मच्छर शेरनी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। किसने भेजा था तुम्हें मुझे मारने के लिए, और तुम्हें लगता है कि हम उसका नाम तुम्हें बता देंगे? हाँ, ये कहकर फिर उसकी तरफ बढ़े थे मारने के लिए, तभी अमाल ने उसकी टांग पर एक बुलेट को फायर कर दिया था। और ये तीनों को समझ आ गया था कि अमाल कुछ भी कर सकती है, वो अपनी बुलेट से इन तीनों को यहाँ भून भी सकती है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, चल यहाँ से। एक दूसरे को संभालते हुए ये तीनों यहाँ से भाग गए थे। अमाल ने अपनी गर्दन पर अपना दूसरा हाथ फिराया था और फिर उस हथेली को अपनी नज़रों के सामने किया था, तो उस पर ब्लड था। उसे दर्द का एहसास अब हुआ था, या फिर उसने अब ही जताया था वो दर्द। मुझे मारने के लिए? क्या बकवास है, कौन भेज सकता है? मिस्टर ग्रोवर? नहीं, वो ये नहीं करेंगे। अमाल ने अपने दर्द को संभालते हुए अपने दूसरे हाथ से अपने सेलफोन को निकाला और रवि साहब को लगा दिया। लीजिए, आपकी ज़मीन खाली हो गई, और अगर कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताना। जानता हूँ मैं कि अमाल के रहते हुए मेरी ज़मीन को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या किया जाए इन दीमकों का। डोंट वरी रवि साहब, ये दीमक कुछ नहीं कर सकते आपका और आपकी ज़मीन का। अब अपना कंस्ट्रक्शन चालू करवा दीजिए। ओके। रवि साहब ने ज़रा फ़ोन कट कर दिया और अमाल ने अपनी स्कॉर्पियो में अपनी जगह बनाते हुए स्कॉर्पियो की जगह सड़क पर बना दी थी। वहाँ उदय ने कुछ कविशा को खबर दी थी। कविशा अपनी बेकरी में पहुँच गई थी और वहाँ जाकर देखा था कि सभी खीर का लुत्फ़ ले रहे हैं अपनी भवें सिकोड़े। उसने काका की तरफ देखा था। काका ने बताया, अमाल बिटिया सबको खीर देकर गई हैं। फिर से एक बार अमाल की जगह उसके दिल में और बड़ी हो गई थी और अपना काम आगे बढ़ाने लगी थी। कविशा करने लगी थी। तभी उदय का फ़ोन उसके पास गया था। हाँ, क्या हुआ भाभी?
वो उस दूसरे आदमी को हमने धर लिया है, आई मीन मैंने पकड़ लिया है। तो अच्छा ठीक है, कहाँ हो तुम? कविशा ने पूछा। उदय ने एक जगह का नाम बता दिया और बस कविशा ने वो कार ली और वो उस जगह पर चलने लगी। उस जगह पर पहुंच गई थी। भाभी, ये रहा वो आदमी। उदय ने बाकायदा उस आदमी को बांधा हुआ था। कविशा ने अपने तेज कदम उस आदमी के सामने किए और जो ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। वो आदमी जो पहले से उदय के थप्पड़ खाए हुए बेहोश था, वो ज़रा होश में आ गया। किसने किसने भेजा था तुम्हें मेरी अमाल पर हमला करने के लिए? बोलो बोलो, वरना तुम्हारे अंदर एक आखिरी सांस भी नहीं बचेगी। उसका कॉलर पकड़ते हुए पूछा था कविशा ने। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उसका नाम बताऊंगा? फिर से कविशा ने एक थप्पड़ मारा था उस आदमी के मुंह पर। तुम जितना भी मार लो मुझे, मैं उसका नाम नहीं बताने वाला। हाँ, नहीं बताओगे ना तुम? ठीक है, लेकिन जब तुम्हारे बच्चों की दुखती रग पर मैं हाथ रखूँगी तो तुम ज़रूर बताओगे। और हाँ, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं ये करूँगी नहीं। कविशा की आंखों में आक्रोश था और वो आदमी कविशा की आंखों में ये ललाई बाखूबी भांप सकता था। कविशा जो कह रही है वो कर देती, उसके सारे एटीट्यूड से झलक रहा था। बोलो, नहीं बताओगे उसका नाम जिसने मेरी अमाल पर हमला कराया? कौन है जो मेरी अमाल को मारना चाहता है? बोलो, वरना मैं तुम्हें तो ख़त्म करूँगी ही करूँगी, लेकिन तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दूँगी। अब मेरी फैमिली को कुछ मत करना। जब कविशा ने देखा उसकी फैमिली के नाम पर वो ज़रा डरने लगा है, काँपने लगा है, तो फिर कविशा ने वही रख्त पकड़ ली थी। अपनी फैमिली पर आई तो तुम्हारा दिल धक धक करने लगा ना, बाहर आने लगा सीने से, और तुमने मेरी अमाल पर हमला किया, मेरी अमाल पर। हाँ, वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी सांसें अभी तुम्हारे सीने में हैं, वरना मैंने तुम्हें कब का ख़त्म कर चुका होता। बोलो बोलो उसका नाम। उसकी कॉलर को पकड़कर अपने दांतों को पीसकर पूछ रही थी कविशा। और उस आदमी को ये साफ साफ फील हो रहा था, आभास हो रहा था कि कविशा सच में कुछ कर सकती थी। वो उसका नाम, और फट से उस आदमी का नाम ले लिया जिसके ये भाड़े के टट्टू बनकर अमाल को मारने आए थे, उस पर हमला करने आए थे। जैसे ही कविशा ने वो नाम सुना और उदय जो कविशा का ये रूप देखकर हैरान हो रहा था, वो हैरानी और बढ़ गई थी उसकी, शॉक्ड हो गया था। कविशा चौंक गई थी ये नाम सुनकर जो इस आदमी ने लिया था। अगर तुम्हारी बात में 1% भी झूठ निकला तो जो मैंने कहा वो तुम्हारी आंखों के सामने करूँगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। और अगर तुम अपने वादे की पक्की हो तो तुम मेरी फैमिली की तरफ आँख भी उठाकर नहीं देखोगी। तुमने मुझसे कहा था उसका नाम बताने के लिए, मैंने तुम्हें उसका नाम बता दिया है। और अगर तुम अपने वादे से मुकरी तो तुम्हारे अंदर ईमान नहीं। हाँ ठीक है, समझे? मुझे ईमान बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये कहकर कविशा ज़रा पीछे मुड़ी थी। उसने अपने अंदर के गुस्से को शांत किया था और बस अपने कदम उसने अपनी कार की तरफ बढ़ा दिए थे। ड्राइव करते हुए वो बेकरी नहीं गई थी, हाँ वो घर चली गई थी। वक्त ज़रा आगे बीत गया था और अमाल भी घर लौटी थी। घर लौटकर वो सबसे पहले मॉम से मिली थी। मॉम के पैर छुए थे। क्या हुआ, परेशान लग रही है? कुछ नहीं मॉम, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। अमाल ने अपने मुफलर से अपने उस गर्दन के घाव को छुपाया हुआ था जिससे मॉम की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। अच्छा ठीक है, जा आराम कर ले, मैं खाना रूम में भिजवा देती हूँ। पता नहीं आज दोनों ही इसी भाव में हैं। मॉम ने कहा था ये। क्या मतलब मॉम? क्या मतलब क्या? तेरी बीवी, उसके भी भाव यही हैं। थकी हुई लग रही है, परेशान लग रही है। मैंने पूछा तो कुछ बताया नहीं। अच्छा जा आराम कर।
अमाल मॉम के कमरे की तरफ से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के लिए जब वो पीछे मुड़ी थी तो उसे एहसास हुआ था कि किसी ने आके उसे पीछे से अपनी बाहों में थाम लिया है, और वो और कोई नहीं, कविशा थी। जैसे ही उसके आलिंगन को महसूस किया, अमाल के एक एक रोए ने अमाल की आंखें अपने आप पलकों के पर्दे ले गई थी, और अमाल की दोनों बाहों ने कविशा के दोनों हाथों को सहलाते हुए बांध लिया था और अपने सर को ज़रा पीछे कर दिया था। क्या बात है? हाँ, कहाँ थे तुम? कविशा ने धीरे से पूछा था। उसके पूछने में फ़िक्र साफ साफ झलक रही थी। क्या हुआ? मेरी बीवी परेशान क्यों है? मैं परेशान नहीं हूँ, झूठ। ये कहकर अमाल ज़रा सीधी हुई थी कविशा के सामने। झूठ क्यों? मॉम ने भी कहा कि मेरी बीवी परेशान है। क्या हुआ? ज़्यादा काम है बेकरी में? क्या किसी ने? चुप रहो ना। क्या तुम चुप नहीं रह सकती हो? अच्छा, तो मेरी बीवी चाहती है मैं चुप रहूं? हाँ, थोड़ी देर के लिए। ये कहकर कविशा ने अपना सर अमाल के सीने में रख दिया था, और अमाल ने अपनी हथेलियों को ज़रा उसकी बैक पर नचाना चाहा था। जब उसने अपनी हथेलियों को नचाना चाहा तो उसकी हथेलियों को कुछ महसूस हुआ। क्या? यही कि कविशा आज भी सिर्फ़ एक ही कुर्ते में है। उसके नीचे कोई पर्दा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कुर्ता है। जब अपनी झुकी हुई निगाहों से देखा अमाल ने, तो देखा कि कविशा ने उसका ही एक कुर्ता पहना हुआ है। आज तो कहर है, वो वाइट कुर्ता है। वाह, मेरी बीवी ने मेरा कुर्ता पहना हुआ है। हाँ, बीवी तुम्हारी हो तो कुर्ता किसका पहनूंगी? उफ, जान लेने का इरादा है क्या? हाँ, जान, दिल, प्यार, सब कुछ लेने का इरादा है, तो ले लो। अमान ने ये कहा था और कविशा की चिन को पकड़कर चेहरा उसका ऊपर किया था। जब उसने चेहरा ऊपर किया कविशा का, तो कविशा की निगाहें अमाल के होठों पर गई, फिर नाक पर गई, फिर गालों पर गई। एक एक करके अमाल के चेहरे के हर अंग को तराशा था अपनी आंखों से कविशा ने। आंखों की बजाय होठों से देखो ना, ज़्यादा ज़्यादा करीब लगेंगे ये चीज़ें। जब अमाल ने ये कहा तो कविशा ने अपने होठ अमाल के होठों पर रख दिए, और अमाल ने उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। जैसे ही अमाल ने ये किया, कविशा ने अपने चेस्ट को ज़रा सा पुश कर दिया, जिस पर एक और लंबी सांस ली थी अमाल ने, और वो सांस सीधा कविशा के चेहरे पर पड़ी थी। कविशा के हाथ तो फ्री थे, तो उसने ज़रा मुफलर खींचना चाहा था अमाल का। जैसे ही उसने मुफलर खींचा, तकलीफ़ हुई थी अमाल को, और वो होठ जो कविशा के होठों में कैद थे वो ज़रा आह ले गए थे दर्द की। फट से कविशा का चेहरा अमाल के चेहरे के सामने हो गया था। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। अपना दर्द महसूस करते हुए अमाल की निगाहें ज़रा बंद हो गई थी, भवें ज़रा सिकुड़ सी आई थी, और कविशा ने फट से अमाल के गर्दन के उस मुफलर को निकाल दिया था, तो देखा था वहाँ खून ज़रा जम सा गया है। क्या हुआ ये? कैसे हुआ? हाँ, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जब तुम आई? क्या करती हो तुम? ये कहकर कविशा ने दोनों हाथ पकड़े थे अमाल के, और उसे जल्दी जल्दी खींच कर लेकर बेड पर बिठा दिया था ले जाकर। कैसे हुआ ये? और ठीक उसके सामने हो गई थी, जिससे उसका ये यौवन झलक रहा था अमाल की निगाहों के सामने।
अमाल के ब्रेन ने उसके दर्द से अपना ध्यान पूरा हटा लिया था और अपने कुर्ते पर किया था, जिसके पीछे खूबसूरत से भी खूबसूरत चीज़ उसे खींच रही थी। जैसे उसे कविशा के शब्द सुनाई ही नहीं दे रहे थे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अपनी भवें सिकोड़ी थी यहाँ कविशा ने। वो हाथापाई हाथापाई किससे हाथापाई की तुमने? बोलो। अमाल, फिर से कहो। नहीं, मुझे नहीं कहना, छोड़ो मुझे। बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। ये अच्छा छोड़ो तो सही, इस पे कुछ लगाने तो दो। हाँ, लगा दो ना अपनी मोहब्बत। ये कहकर अमाल ने अपना चेहरा कविशा के पेट पर रख दिया था और कविशा ने उसका सर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था, उसके सर को चूम लिया था। तुम नहीं सुधरोगी ना? मैंने कुछ नहीं किया बाबा। अच्छा, 1 मिनट के लिए छोड़ो। ये कहकर कविशा अमाल से हल्का सा दूर हुई थी और अपने कबर्ड को जाकर खोला था। नीचे के ड्रॉर में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स था। वो फटाफट लेकर आई थी और कॉटन से उसके ज़ख्म को साफ़ किया था। जब वो उसके ज़ख्म को साफ़ करने लगी थी तो ज़रा नाटक किया था अमाल ने। ये कहकर ज़रा कस के पकड़ लिया था कविशा के पेट को। हाँ, अभी बहुत दर्द हो रहा है और जब लगा था तब दर्द नहीं हुआ। हाँ, मैं मॉम से बताऊंगी ना। बिल्कुल नहीं। और जब कविशा उसके उस मरहम को साफ़ कर रही थी तो अमाल धीरे धीरे अपना हाथ उसकी थाई से खिसकाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, कुर्ते के नीचे से। अमाल, बदमाशी नहीं करो अभी। तो कब करो? चुप, पहले इस पे दवा लगाने दो। उस पे दवा लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब ये वहाँ टच होगा तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा ना। बिल्कुल नहीं। नीचे करो हाथ। अपनी कोहनी से हाथ ज़रा नीचे किया था अमाल का कविशा ने। उस ज़ख्म को साफ़ करके कविशा ने उस पर क्रीम लगाई थी, ऑइंटमेंट लगाया था। ऑइंटमेंट लगाकर कॉटन से ज़रा ढक कर उस पर एक पेपर टेप लगा दी थी जो उस फर्स्ट एड बॉक्स में थी। लगाकर अमाल का चेहरा उसने अपने दोनों हाथ में भर के अपने सीने पर उठा सा दिया था। अब क्या करना है? प्यार करना है अपनी बीवी से। जब ये कहा था अमाल ने तो कविशा ने अपने आप को झुका दिया और फिर से अमाल के होठों को पकड़ लिया। जो हाथ अभी रुके हुए थे अमाल के, वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगे थे, बढ़ने लगे थे। ये मामूली सा कुर्ता इन दोनों के बीच जैसे कुछ भी नहीं था। अमाल ने अपने आप को बेड पर लिटा दिया था पीछे की तरफ और कविशा उस पर खुद ब खुद लेट आई थी। कविशा ने अपनी होठ उसके गर्दन पर किए थे। गर्दन से रगड़ते रगड़ते वो नीचे की तरफ बढ़ने लगी थी। अब कविशा ने ज़रा अपने हाथ को कुर्ते के निचले छोर पर रखकर अमाल का वो कुर्ता निकाल दिया था। जल्दबाजी में वो अमाल की बटन ओपन करना भूल गई थी, जिससे वो कुर्ता उसके चेहरे पर आकर अटक गया था। और फिर अमाल ने खुद उस बटन को ओपन किया और फट से कविशा की हेल्प की उस कुर्ते को अलग कर देने से। वो जो इनर वियर था एक, वो भी फट से कविशा ने फेंक दिया था निकाल कर और अपने आप को ओढ़ा दिया था अमाल के ऊपर। सब कुछ मिल गया था। एक चीज़ से मिली थी, नोज़ से, होठ से, सांसें सांसों से मिली थी। अमाल के वो हाथ कविशा के बैग पर लगातार चल रहे थे। चलते चलते उसके हाथों ने कविशा के उस कुर्ते को नीचे से ले जाकर उसके कंधों पर अटका दिया था।
जैसे जैसे कविशा के होंठ नीचे की तरफ अपना सफ़र तय कर रहे थे, वैसे वैसे अमाल का हाथ बैक से फ्रंट पर आ गया था। कविशा के उस खूबसूरत नाभि को सहलाकर वो ज़रा ऊपर बढ़ने लगा था। कविशा के होंठ पेट और गर्दन के बीच की जगह पर जाकर रुक से गए थे। रुक मतलब कि वो सर्कल बनाने लगे थे। सर्कल बनाते हुए वो वहीं बिज़ी हो जाना चाहते थे। कविशा के होंठ वही घर बना लेना चाहते थे क्या? जगह जगह कविशा ने काट दिया था, जिसकी वजह से अमाल बेसुध होने लगी थी, मदहोश होने लगी थी। उसके हाथ भी कुछ कम कारीगरी नहीं कर रहे थे। एक जगह जाकर वो भी कभी हथेलियों को बंद कर ले रही थी तो कभी हथेलियों को खोल दे रही थी, जिससे कविशा भी परेशान हो रही थी और वो परेशानी अपने होठों से दिखा रही थी अमाल को काट कर। जब एक बाइट ज़रा ज़ोर ले गई थी कविशा, तो अमाल ने वही हाथ अपना कस कर बंद कर दिया था और कविशा को हल्के से बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गई थी, जिससे कविशा की निगाहें अमाल की निगाहों के सामने हुई थी। सांसें तेज थी दोनों की। इन्हीं सांसों की तेज में इन दोनों की निगाहों ने एक दूसरे को बांधा था और जैसे एक दूसरे को कह रहे थे कि काट के ना खा जाए। तो इसी फोर्स में अमाल ने फिर से कविशा के होठों को अपने होठों में भर लिया और जो उसका हाथ एक जगह किसी चीज़ को अपने अंदर भरकर दबोचे हुए था, उसने ज़रा ढील दी थी उसे और बस वो पर्दा जो कंधों पर आकर अटक गया था, अमाल ने उसे निकाल लिया था और अपनी कविशा को अब पूरी तरह अपने से लगा लिया था। उसके होंठ लगातार चल रहे थे कविशा के होठों पर और उसके हाथ अब ज़रा नीचे बढ़ने लगे थे। नीचे बढ़कर एक जगह रुक गए थे। जैसे उसे मंजिल मिली थी, वो मंजिल मिली थी जहाँ रुक कर, जहाँ ठहर कर, जहाँ सफ़र करके वो अपनी कविशा को मुकम्मल कर सकती थी। बस उसने अपने हाथ को अपनी कविशा के मुकम्मल करने के काम पर लगा दिया था। जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे कविशा की गर्दन ऊपर हो जा रही थी और उसकी इस ऊपर होती गर्दन को अमाल के लबों ने बखूबी संभाला हुआ था। सांसें तेज हो रही थी, पसीने की बूंदें ज़रा माथे पर बनने लगी थी। इस कमरे में बखूबी उजाला था। ये हवाएं ज़रा अंदर आने की कोशिश कर रही थी, मगर ये जो खूबसूरत खिड़की थी ये बंद थी। तो बस ये पसीने की बूंदें ज़रा और गहरी होती चली गईं, सांसें ज़रा तेज चलती चली गईं और वो सफ़र पर चला अमाल का हाथ और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा था। और जब मंजिल करीब आने लगती है तो सफ़र ज़रा सा स्लो हो जाता है। तो ये मंजिल भी करीब आ गई थी। हाँ, मुकम्मल करने लगी थी अमाल कविशा को। कविशा की वो सांसें बता रही थी। उसने जो ज़ोर से पकड़ा हुआ था अमाल के बैग को, अपने नाखून को धंसाए वो पकड़ बता रही थी। अमाल ने अपने सफ़र को मुकम्मल किया था और उसका हाथ उसकी मंजिल पर आकर रुक गया था। धीरे से अमाल ने कविशा के कानों में कहा था, आई लव यू मेरी बेबी। और उसके इस आई लव यू के जवाब पर कविशा ने अपने चेहरे को उसके सीने में दबा सा दिया, भर सा दिया और अपनी लंबी सांस लेकर छोड़ दी थी कविशा ने। अमाल ज़रा सीधी हो गई थी और उसके कंधे पर अपना सर रखा था कविशा ने और अपने बाएं हाथ से उसने अमाल की कमर को थाम लिया था। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। तो फिर मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब चाहिए? वही जो मैंने कहा। उसका जवाब मुझे अभी नहीं देना। अच्छा, तो कब देना है?
जब मेरी मर्ज़ी होगी तब। अपनी चिन को धंसा दिया था उसने अमाल के सीने पर और अपनी बात कही थी अपने ही अंदाज में। वाह, मतलब अभी भी है पावर, है ना? बहुत पावर है। अच्छा, तो मेरी बीवी मेरे साथ हनीमून पे चलना है क्या? हनीमून? हनीमून चलना है या नहीं? हाँ, चलना है ना। तो ज़रा एक नमूना दिखाओ। अभी तुमने क्या देखा? कविशा की इस हाजिर जवाबी पर मुस्कुरा दिए थे अमाल के लब, और उसी मुस्काए लब से उसने अपनी बीवी का माथा चूम लिया था। थोड़ी देर ये दोनों आंखें बंद करके यूं ही एक दूसरे को महसूस करने लगे थे। तो आज का ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। अपनी राय लिखना न भूलिएगा। अरे अरे, अभी तक वही है क्या? वापस आइए भाई, वापस आइए। टाइम हो गया आपसे विदाई लेने का। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दिल का हाल भी बता दीजिए। चलिए, आज ये छूट मैं आपको देती हूँ। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सी यू एट द अदर साइड। और क्या, नमस्कार।